तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एक बीसीए का स्टूडेंट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर सकता है या जॉब पा सकता है, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल और एप्पल। ठीक है, ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती है जिनमें हर किसी के ड्रीम होता है कि यार यहाँ पे जॉब करना है, तो क्या वहाँ पे बीसीए का स्टूडेंट जॉब पा सकता है, और अगर पा सकता है तो उसका क्या रास्ता होता है, वो रास्ता भी मैं आपको डिटेल में प्लस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपको एक क्लियर रास्ता मिल जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए एक बड़ी यहाँ पे कंपनी में काम करने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे जो फैक्ट है वही बताने वाला हूँ। आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, या फिर कुछ गलत बताकर डिमोटिवेट भी नहीं करूंगा। जो रियल है वही यहाँ पे आप जानने वाले हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यार कि देखिए आज के समय में अगर हम लोग बीटेक और बीसीए, दो स्टूडेंट है, एक जो बीटेक कर रहा है एक बीसीए कर रहा है, हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि अगर कोई कंपनी आती है और उनको इंटरव्यू में बैठने की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कि बैठने का मौका जो मिलता है, उसमें से किसके पास ज़्यादा है, बीटेक वालों के पास या बीसीए वालों के पास। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि बीटेक वालों के पास ज़्यादा मौका होता है किसी भी इंटरव्यू में बैठने का, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने का। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई क्लियर फैक्टर तो कभी नहीं बताया जा सकता है, पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और आपको वो मानने भी पड़ेंगे। सबसे पहला रीजन कि आपका जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है, जबकि बीसीए होता है 3 साल का। अब 1 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी चीज़ को सीखने, पढ़ने या प्रोफेशनल होने के लिए। ठीक है, दूसरा रीजन कि जो बीसीए के स्टूडेंट होते हैं अक्सर देखने को मिला है यार कि अगर उनका कोई दोस्त कर रहा है तो वो भी हाँ यार मैं भी बीसीए कर लेता हूँ तुम्हारे साथ में, ये होता है। या फिर मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करनी है, अब यार बीए करेंगे तो लोग कहेंगे यार बीए कर रहे हैं, आर्ट की फील्ड में जा रहे हैं, और इसी कारण से आदमी बीसीए कर लेता है कि चलो यार हम साइंस के हैं बीसीए कर लेते हैं। उनका कोई भी एक एम, एक गोल नहीं होता है कि एट द एंड मुझको क्या करना है, किन कंपनीज में जाना है। या फिर सबसे बड़ा रीजन से एक ये भी देखने को मिला है कि कुछ करना तो है, क्या करें, चलो बीसीए ही कर लेते हैं कुछ भी। अगर मान लो हम पहले से करना कुछ और चाह रहे थे, डॉक्टरी करना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, अब लास्ट में लगा कि यार कंप्यूटर फील्ड अच्छी, पैसा अच्छा मिलता है सीएस ब्रांच में, बीसीए कर लेते हैं। हो सकता है आपका मन भी ना हो पहले, बाद में आप आ गए बीसीए में, तो ऐसे में आपका कोई गोल नहीं होता है। और पांचवा रीजन अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा रीजन, आप विश्वास नहीं मानोगे, कि अगर टाइगर की जोया कर रही है तो टाइगर भी बीसीए करेगा, या फिर टाइगर बीसीए कर रहा है तो जोया भी बीसीए करेगी। क्या मतलब बनता है इस चीज को? आपको अपना कैरियर बनाना है, दूसरे से आप देखकर कब तक आगे बढ़ पाओगे? आपको अपना तो कुछ होना चाहिए ना कि यार मुझे क्या करना है, किन कंपनीज में अप्लाई करना है, मुझे एट द एंड क्या बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट क्या बनना है। तो ऐसे में कुछ भी क्लियर नहीं है, जबकि बीटेक के स्टूडेंट को सब कुछ क्लियर होता है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तभी आपने बीटेक को अप्लाई किया है, कोई एग्जाम क्रैक किया है, तब आप बीटेक में गए हो। तो इसलिए जब कंपनीज यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे देखती हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है और उसका क्या कैरियर रहा है, बैकग्राउंड कैसा रहा है, ये सब फैक्टर्स मायने रखते हैं। इसलिए बीसीए स्टूडेंट को कंपनीज उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती जब तक बीटेक को देती है। ठीक है, पर अगर मैं बात करूँ, ये फैक्टर सब पे अप्लाई नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसे के कारण बीसीए कर लेते हैं, बीटेक नहीं कर पाते हैं, पर उनके अंदर लगन बहुत ज़्यादा होती है, उनको चाहिए होता है कि यार मुझे कुछ सीखना है। और बीसीए भी एक बहुत ही अच्छी डिग्री है, अगर उसको अच्छे से किया जाए, सारी स्किल्स को अच्छे से सीखा जाए, तब बीसीए हम कह सकते हैं कि बीसीए बीटेक को भी हटा सकता है पीछे। पर मैं आपको बात करूं कि आप अगर उनमें से हो कि हाँ यार मुझे लगन है, मेहनत है, मैं करना चाहता हूं, बड़ी कंपनी में जाना चाहता हूं, आप भाई जो बताओगे मैं करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली, मैं आपको क्लियर रास्ता बताने वाला हूं। तो अब इस वीडियो को बस ध्यान से आपको देखना है, जो भी मैं रास्ता बताऊं, जो भी यहाँ पे पाथ मैं क्लियर करूं, वो आपको समझते चलना है। सबसे पहले यहाँ पे दो फैक्टर्स काम कर सकते हैं, दो फैक्टर्स क्या, दो सिचुएशन हो सकती हैं कि पहला आप बीसीए उस कॉलेज से कर रहे हो जो कॉलेज बहुत ज़्यादा टॉप का है और उसको कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ से बीटेक भी होता है, तो ऐसे में कंपनीज तो आपके कॉलेज में आएंगी। हो सकता है वो बीटेक स्टूडेंट के लिए आए तो आपको भी मौका मिल सकता है वहाँ पर इंटरव्यू में बैठने का या फिर कोडिंग राउंड में बैठने का। अगर एक बार मौका मिल
मिल जाता बैठने को तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको वहां पे निकलवा दूंगा, आपके सारे इंटरव्यू, सारे कोडिंग राउंड निकलवा दूंगा। बस आपको इस वीडियो की डिटेल में जानकारी समझनी होगी जो मैं लास्ट में देने वाला हूं। पर अगर ऐसा सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में बात करें कि आपका कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, आप टियर 3 या फिर कोई ऐसे कॉलेज से जो उतना फेमस नहीं, वहाँ कंपनी आने ही वाली नहीं है, छोटी मोटी कंपनी आएंगी, लाइक बड़ी कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप नहीं आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। तो इस पर भी मैं अभी डिटेल में आपको बात करूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा सा रास्ता बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले पहली सिचुएशन पर बात करेंगे कि कंपनीज आती हैं पर वो बीटेक स्टूडेंट के साथ बीसीए के लिए मौका तो मिलता है पर वो बीटेक को ज़्यादा ले जाती हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी स्किल्स को तराशना होगा, आपको बीटेक स्टूडेंट से ज़्यादा अलग दिखना होगा। अब आप कैसे अलग दिख सकते हो? इंसान सिर्फ अपनी नॉलेज और स्किल्स के बदौलत किसी भी इंसान को पीछे कर सकता है। अब कौन सी स्किल्स को साफ करना है, कितना करना है, ये क्या जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ अभी लास्ट में वीडियो में सब मिल जाएगी। आपको बस उस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो यार, अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स हैं तो कंपनी को मैटर नहीं करता कि आप बीटेक के हो या बीसीए के हो, क्योंकि उसको एक अच्छा इंसान चाहिए जो अच्छे से उसका काम करके दे पाए। अब आप ही किसी कंपनी का अगर मालिक हो और मान लो 2 स्टूडेंट है, एक बीटेक बीसीए, पर बीसीए वाले के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, वो बहुत अच्छे से आपका काम करके दे पा रहा है, आप जो काम बता रहे हो करके दे पा रहा है, जबकि बीटेक वाला उतना अच्छा नहीं करके दे पा रहा है, तो आप किसको ले जाओगे? आप जाहिर सी बात है बीसीए वाले को ले जाओगे। तो बस उनको चाहिए है कि एक प्रोफेशनल बंदा जो उनका काम करके दे पाए। तो अब मैं अपनी मेन वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। चल रहा हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां पे कुछ रोड मैप बताता हूं और जितना डिटेल बताऊंगा उसको सब पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमेशा उसको रिवीजन कर सकते हो। जो जो पॉइंट्स बताऊं उनको बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेने हैं और जितना पढ़ने के लिए बताऊं वो आपको पढ़ लेना है, घोर के पी जाना है। फिर आपको मैं गारंटी देता हूं, आप अगर एक भी बार अप्लाई कर देते हो, इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल जाता है तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एज अ बीसीए स्टूडेंट आपको बिग एमएनसीज कंपनी में जाना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या रोड मैप है और जो भी स्टेप, जो भी तरीके यहाँ पे मैं बताने वाला उनको आपको फॉलो करना है। और आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, आप 100% एमएनसीज कंपनी में जॉब पा लेंगे एक अच्छे पैकेज के साथ में। जनाब, जितना भी चीज़ें समझाऊंगा उसकी एक पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करके आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी होम स्क्रीन है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग को सबसे पहले क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, कि जो हमको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अगर इन स्किल्स पे आपने काम कर लिया तो समझ लो सारी जंग जीत ली है। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी स्किल्स है, स्किल नंबर 1, आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज हो, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसकी और भी कई डिफिनेशन है, मैं जिसको डिटेल में बता सकता हूँ यहाँ पे, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब उनमें से देखिए 2 लैंग्वेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, एक C++, एक जावा। ठीक है, एक तीसरी होती है जो कि पाइथन होती है, पर जब आप कभी भी जॉब लेने जाएंगे तो आपको पाइथन का यूज़ नहीं करना है। कंपनी C++ और जावा को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, या तो C++ को कर लो या जावा को, दोनों में हाथ पैर नहीं मारना, एक सिर्फ सिलेक्ट करो। पर उस एक को ऐसा सिलेक्ट करो कि यार जनाब अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलना कि मुझे आता है। 100% आप उसको बिल्कुल पी जाओ, रट जाओ, बिल्कुल एक एक सिंटेक्स, एक एक प्रोग्राम से वाकिफ हो जाओ। खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार प्रोग्राम बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करो। ठीक है, तो जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उतना ही आप धीरे 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 परफेक्ट बनते जाओगे। कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको बस एक लैंग्वेज का चुनाव करना है और उसी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करनी है और उसको आपको बिल्कुल मतलब प्रो लेवल पे लेके जाना है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, सबसे झूठ बोल सकते हो, पर जनाब अपने आप से नहीं बोल सकते हो। इसीलिए कभी भी अपने आप को धोखे मत रखना, 100% इसकी प्रैक्टिस करना, मेहनत करना इनके ऊपर। जब मेहनत करोगे तो आगे जाके ये फल देंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरी रिक्वायर्ड स्किल क्या है? ठीक है, नंबर 2 पे, जब आपने कोई एक लैंग्वेज का चुनाव कर लिया, मान लीजिए मैंने C++ का चुनाव किया है, तो उसके अंदर होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आपको इसको बिल्कुल एक तरीके से अगर वन वर्ड में कहूँ तो घोर के पी जाना है। ठीक है, कंपनीज अगर कोई भी आती हैं तो बिना इसके आप इंटरव्यू तो छोड़िए, आप समझना भी नहीं कि आप पास हो पाओगे। बिना इसके आप किसी भी कंपनी में जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर कंपनी
चाहती है कि हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं उनको ये चीज़ आनी चाहिए। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। डाटा स्ट्रक्चर मीन्स बहुत सारा डाटा होता है, उसको एक स्ट्रक्चर वाइज रखना होता है। उस पर कैसे हम लोग को कोई भी एक्शन करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, जितने भी एक्शंस होते हैं उनका एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, वो सारा इसी से होता है। आपने जिस लैंग्वेज का चुनाव किया है C++ या जावा को, उनमें से आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे कोर्स इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत सारे कोर्सेज मैं भी लाने वाला हूँ। इन सब रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आप अपडेट रहेंगे। तो आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बिल्कुल मजबूत कर लेना है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ कि मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में नंबर 1 पे ये होगा। इसके बिना कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं बार बार इसलिए इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको इसको करना है तो करना, आप इससे मुंह नहीं फेर सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आपने इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, आपको अच्छे से आता है। सिर्फ एक लैंग्वेज और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की मदद से आप जॉब पा सकते हो। पर जब जॉब पा लोगे तो उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए या फिर इंटरव्यू में आपके कुछ क्वेश्चंस पुट होते हैं जो इन टॉपिक्स से भी आते हैं, ठीक है। अब वैसे तो ये आपके थ्योरी रिलेटेड कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पर आपको इनको भी पढ़ने होंगे। पढ़ना इसलिए है जनाब कि कल का अगर कोई इंटरव्यू के दौरान इनसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप वहाँ पर परेशान ना हो। और बीटेक स्टूडेंट की तुलना में बीसीए का स्टूडेंट तभी मजबूत बन सकता है जब उसको हर डोमेन की नॉलेज हो, हर टॉपिक की अच्छे से नॉलेज हो। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ, ये मैंने 5 टॉपिक सजेस्ट करे हैं, बस इनको पढ़ लेना, इनसे काम हो जाएगा। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका सिस्टम डिजाइन, तीसरा डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, नेटवर्किंग। अब मैं, अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट में और लाइक करेंगे इस वीडियो को, तो मैं इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूं। और इन फ्यूचर यार इन सब टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने भी वाला हूं। सब हम लोग ने लिख के रखा हुआ है क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो ये सब फ्यूचर में आएगा। सबसे पहले हम लोग C और C++ यहाँ पर चैनल पर कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स क्या होते हैं? ये आपकी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। आपके CV रिज्यूमे में जब आप उसको दिखाते हो तो उससे आपका इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। पर जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तब आपके ये टॉपिक्स मदद करते हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे एक लैंग्वेज सीखी, उसके साथ उसका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखा, इतने से आपका बहुत ज़्यादा मजबूती हो गई, ठीक है। एक लैंग्वेज और DSLGO आपका 90% काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद 5% या कहें 8% काम ये इसका रहता है इन टॉपिक्स का, ठीक है। तो 8% में इनको मान के चलो और 90% में उनको मान के चलो, जो मैंने पहले बताया, ठीक है। अब मान लीजिए ये टॉपिक्स को मैंने, मान लीजिए जब कंपनीज आने वाली हो या अप्लाई करने वाले हो तो उनसे 2 महीने 3 महीने पहले आराम से रिवीजन कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। आपने इनको क्लियर कर लिया। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं जनाब कि जब किसी के सामने आप कोई चीज़ रखते हो तो सबसे पहले देखता है कि आपने किन चीज़ों पे काम कर रखा है। अगर आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी किया होगा, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग भी किया होगा। तो वहाँ पे जो आपका HR होगा, जो आपका टेस्ट ले रहा होगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, इसने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं। और अगर आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं रियलिटी में, क्योंकि आपको झूठ नहीं लिखना है, झूठ लिखोगे तो वो उनसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है तो इसका कैसे काम करती है, या फिर उसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन रिलेटेड पूछ देगा। इसलिए आपको रियलिटी में उतने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो मेंशन करने के लिए आप गिटहब पे भी सारे प्रोजेक्ट्स डालकर उसको भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाइए, अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाइए, जिससे जब तक किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा आपका CV या रिज्यूमे पढ़ेगा, एक नज़र में आपके कुछ पॉइंट्स ही सामने आते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रोजेक्ट सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और प्रोजेक्ट्स के अंदर वो देखेगा कि हाँ यार काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इंटर्नशिप भी काफ़ी रोल अदा करती है। किसी अच्छी कंपनी में अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है, भले वो आपको पैसे दे रही हो या ना दे रही हो, तो आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका इन्हेंस होता है CV एंड रिज्यूमे, ठीक है। वहाँ पे ये आप दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ काम कर रखा है, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। भले इंटर्नशिप आप कुछ महीनों की करते हो, पर उसमें आपको मार्केट का एक्सपीरियंस मिलता है, उस डोमेन का एक्सपीरियंस मिलता है जहाँ पर आप जाने वाले हो, तो आपको करनी चाहिए। अगर नहीं मिलती इंटर्नशिप,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितना हो सके उतना बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जनाब, ऑफ कैंपस अप्लाई आफ्टर BCA। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी कंपनीज आती ही नहीं है कॉलेज में, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको करना होगा ऑफ कैंपस अप्लाई। ऑफ कैंपस अप्लाई क्या होता है, एक तो होता है कि कंपनीज आपके कॉलेज में चल कर आ रही हैं टेस्ट लेने, एक होता है कि आप कंपनीज को ढूंढ कर उनके पास जाते हो और वहाँ पर इंटरव्यू पे टेस्ट देते हो। तो इतना समझ के चलो कि ऑफ कैंपस अप्लाई करना ही पड़ेगा उन लोगों को जिनके पास कंपनी नहीं आ रही, किसी तरीके को कंपनी के पास नहीं पहुँच पा रहे। ऑफ कैंपस अप्लाई के ऊपर डेडिकेटेड कम से कम 35-40 मिनट की एक वीडियो बननी चाहिए, जो कि मुझे बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पर अगर आप उसको वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट में कहते हो, तो मैं जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं थोड़ा फ्यूचर में बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि ऑफ कैंपस हम लोग कैसे कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। और एक न एक समय ये काम भी आता है हर स्टूडेंट को। वैसे मैं इस टॉपिक को डिटेल में बताना चाहता हूँ, पर इस वीडियो में डिटेल में बताया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो वो आपको कमेंट करना होगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऑफ कैंपस अप्लाई करने के। सबसे पहला जो लिंक्डइन होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप मिस करते हो तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है जनाब, और वहाँ पे अपने अकाउंट को मेंटेन करना है, रेगुलर पोस्ट करना है, और वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल पर्सन आपको दिखना है, ठीक है। कुछ भी उल फुल चीज़ें वहाँ पे पोस्ट नहीं करी जा सकती हैं। और वो लिंक्डइन अकाउंट आपकी काफ़ी मदद करेगा कंपनीज़ को अप्रोच करने में, क्योंकि जितनी भी कंपनीज, उनके जितने भी HR है, जितने भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, जितने भी कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, वो सब लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं। लिंक्डइन पे जॉब भी निकलती है इन कंपनीज से। कोई भी कंपनी का आप नाम सर्च करेंगे, वहाँ पे जॉब आपको निकलती दिखाई देगी, और जब वहाँ पे आप उस जॉब को अप्लाई करेंगे, लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे जॉब में इंटरव्यू का मौका मिलेगा। आप किसी भी कंपनी का नाम लो, माइक्रोसॉफ्ट का लो, गोल्डमैन सैक्स का लो, ये सारी कंपनीज की जॉब निकलती है लिंक्डइन पे, और वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं। और इंटर्नशिप वगैरह के लिए यहाँ पे भी एक बार चेकआउट करो इंटर्नशाला, ठीक है। इन्होंने कोई हमें पैसे नहीं दिए, पर मैं आपको इनकी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जनाब जिनके बारे में हर स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए, जिनमें से लिंक्डइन तो समझ लो। एक बार फेसबुक मत चलाना, इंस्टा मत चलाना, पर लिंक्डइन चलाओ और वहाँ पे अपने लिंक्डइन अकाउंट को इम्प्रूव करो, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, ठीक है। ये क्या होता है कि जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका अकाउंट भी कभी कभी HR वगैरह चेक करते हैं आपकी जानकारी निकालने के लिए। तो वहाँ पे आप जिस तरीके दिखाओगे अपने आप को, लोग उसी तरीके आपको देखेंगे, ठीक है। तो ऑफ कैंपस में इन दोनों को आपको ट्राई जरूर करना है। बाकी कहोगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कंपनीज को अप्रोच कैसे करते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जनाब। नेक्स्ट पॉइंट है रेफरल्स। रेफरल्स क्या होता है? अब रेफरल्स में जनाब मान लीजिए आपके कोई सीनियर है जो आपकी जॉब पहले मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको जॉब मिली थी उन कंपनी से जिनमें आप जाना चाहते हो, ठीक है। मान लीजिए किसी की माइक्रोसॉफ्ट में लगी, किसी गोल्डमैन सैक्स में लगी, किसी को गूगल में लगी, किसी की अमेजॉन नेटफ्लिक्स में लगी, आप उनको जानते हो, तो आप उनको कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे, ठीक है। वो लिंक्डइन पे जरूर होंगे, उनसे वहाँ कनेक्शन बनाओ और उनसे अप्रोच करो कि भाई मैं एक स्किल वाला बंदा हूँ, आप क्या मुझे रेफर करोगे अपनी कंपनी के लिए। तो ये होता क्या है कि आपके दिमाग में एक पॉइंट अभी आ रहा होगा कि कोई भी आज किसी की मदद नहीं करता इस समय में, पर मैं आपको एक परफेक्ट पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में काम करता हूँ, आप मेरे पास आए, आपने मुझे अपना CV और रिज्यूमे या लिंक्डइन के थ्रू भेजा है कनेक्शन बना के, मैंने देखा कि मुझे लगा यार आप बहुत ही अच्छे हो, आप अच्छी कोडिंग कर लेते हो, आप अच्छे बंदे हो, ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी को सजेस्ट किया कि एक बार इस बंदे को ट्राई किया जा सकता है। और अगर आप इंटरव्यू के दौरान बैठे और सिलेक्ट हो जाते हो मेरी कंपनी के अंदर, तो मुझे मेरी कंपनी एक X अमाउंट एज अ प्राइस के तौर पे देगी। अब वो X अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कितने भी लंबी अमाउंट हो सकती है, पर पैसे मिलते हैं। अगर मैंने आपको रेफर किया है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप अच्छे से काम करते हो, तो मुझे भी कंपनी पैसे देगी उसके तौर पे एज अ प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ शायद आपको नहीं मालूम होगी, ये अंदर की बात थी, मैंने आपको बता दी कि इसीलिए लोग दूसरे को रेफरल करते हैं। पर रेफरल उन्हीं को किया जा सकता है जिनकी खुद की एक मतलब इमेज होनी चाहिए, एक अच्छे से वो काम कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आप ही हो, आप लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच करते हो, तो आप उनको दिखाओ कम से कम अपने बारे में कि आप क्या हो, आप कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैसे दिखानी होगी? आपको अपनी CV एंड रिज्यूमे की मदद से दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप मेंटेन करो।
सीवी और रिज्यूमे को जितना आप अच्छा बना सकते हो उतना बनाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओगे, उनको भेजोगे, तो वो आपके बारे में सारी जानकारी जान जाएंगे कि हाँ आप कितने परफेक्ट हो अपने काम के अंदर, तभी वो सजेशन देंगे अपनी कंपनी को, क्योंकि उनको जो अमाउंट मिलता है वो आपके सिलेक्ट होने पर मिलता है। अगर आप सिलेक्ट नहीं होगे तो उनको अमाउंट नहीं मिलेगी, और हर किसी को रेफरल नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपको समझूंगा कि आप उस लायक हो, माइक्रोसॉफ्ट के लायक हो, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो मैं आपको जरूर रेफर करूंगा, ये गारंटी है। पर अब एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि भाई मेरा कोई सीनियर नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूं ऐसे, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आप मान लीजिए लाइक जाना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हो, तो आप ऐसा करो कि लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन में ये देखो कि माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी कौन कौन काम कर रहा है, उसमें से 5-6 लोगों की लिस्ट निकालो, उनके बारे में जानकारी निकालो, और उनको एज अ कनेक्शन, मतलब ऐसा फॉलो करो उनको, फिर उनसे बात करो। धीरे से बात करने के बाद में अपना पहले से ही सारी चीज़ें इंप्रूव करके रखो, अपनी स्किल्स को बिल्कुल तैयार करके रखो, तराश के अपने आप को रखो। आप बस एंट्री मारने का काम करना है, ठीक है। तो आपका CV रिज्यूमे बिल्कुल तैयार है, आप स्किल प्रूफ बंदे हो, तो आपने उनको कनेक्शन बनाया और उनसे बताया, और बताने के बाद अपना CV रिज्यूमे भेजा। अब अगर एक बार भी वो आपको रेफरल कर देते हैं और आप इंटरव्यू में बैठ जाते हो, तो इंटरव्यू में बैठने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो आपकी स्किल है जो आपको इंप्रूव करनी थी अभी तक। और स्किल अगर आपने अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रखी है तो 100% कोई भी नहीं रोक सकता आपको सिलेक्ट होने के लिए, अच्छी जॉब के लिए। तो बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोगों को कनेक्ट करो अपने लिंक्डइन पे, और अपने अंदर की चीज़ों को इम्प्रूव करो, अपना CV रिज्यूमे उनको भेजो, वो रेफरल जरूर करेंगे, क्योंकि उनको भी एक एक्स अमाउंट, मतलब कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसे देंगी कंपनी उनको अगर आप सिलेक्ट होंगे तो, ठीक है। तो उस पैसों के लालच में आपको रेफरल किया जाएगा, और आप सिलेक्ट होगे तो उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। तो रेफरल्स करते हैं लोग, ये चीज़ मेरी मानो, और जितना हो सके उतने कनेक्शंस बनाओ अच्छे अच्छे लोगों से। माइक्रोसॉफ्ट के 10 बंदे निकालो, गूगल के 10 बंदे निकालो जो काम करते हो, और उनके बारे में जानकारी निकाल के उनसे बातचीत करो। कोई ना कोई तो यार आपको कर ही देगा ना, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कितने अच्छे हो, या आप जानते हो कि प्रोग्रामिंग आपको कितने अच्छे से आती है, कितना अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है, इन सब चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इन पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बताया जा सकता है कि कैसे करना है, करना आप ही को पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब हम लोग अपने CV एंड रिज्यूमे को मजबूत कैसे करें। मैं बार बार एक शब्द को यहाँ कह रहा हूँ कि CV और रिज्यूमे को इम्प्रूव करो, मेंटेन करो, ठीक है। तो इनको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इनको हम लोग सजा सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना होगा। हैकाथॉन्स क्या होते हैं, ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, जहाँ पर आपको जाना है और पार्टिसिपेट करना है। अब आपके पास स्किल्स थी पहले से, आप यहाँ पे जाइए कोर्सेप पे, या फिर आपको जाना है हैकर अर्थ पे। यहाँ पे ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। जब वहाँ पे सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको रेटिंग मिलती है कि आप कितने स्टार कोडर हो, मतलब मान लीजिए 1 स्टार कोडर हो, 2 स्टार कोडर हो, 3 स्टार कोडर हो, 4 स्टार कोडर हो, या फिर 5 स्टार कोडर हो। तो वहाँ पे आपकी रेटिंग जो होगी वो आप उसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी लिंक विंक आप अपने CV रिज्यूमे में डालो, जिससे आपका CV और रिज्यूमे इन्हेंस होगा, और वहाँ पे आपकी क्वालिटी दिखाई पड़ेगी कि मैं मान लीजिए मैं कोर्सेप पे इतना इतना जीता हूँ, ये विन किया हूँ, ये कोडिंग कॉन्टेस्ट में भाग ले रखा हूँ, इस प्राइज़ को जीता हूँ, इस लेवल पे आया हूँ। इस तरीके से आपको मेंशन करना है। ये दोनों टॉप के प्लेटफॉर्म है, कोई पैसा नहीं मुझे मिला है स्पॉन्सरशिप का, पर मैं डायरेक्ट इनको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करो। इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड, इस तरीके जाना है। डायरेक्ट आपको हार्ड क्वेश्चंस पे नहीं कूदना है। हार्ड क्वेश्चन पे कूदोगे तो सीधे डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो गए तो उसी समय उन चीज़ों को छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको पहले जाना है इजी क्वेश्चंस पे, इजी पे जाओगे, फिर मीडियम पे जाओगे, फिर हार्ड पे जाओगे। इस तरीके आपको करना है, ओके। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि कभी कभी कंपनीज डायरेक्ट इन कोडिंग कॉन्टेस्ट से लोगों को सिलेक्ट कर लेती हैं। मान लीजिए कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ पर मैं लेवल 1 या फर्स्ट रैंक पे आया हूँ, फर्स्ट रैंकर बंदे को डायरेक्ट कंपनी सेलेक्ट कर लेती है कि हाँ उसने देखा आपकी क्या काबिलियत है, और डायरेक्ट वहाँ से सिलेक्शन आपका हो गया। तो इसलिए आपको हैकाथॉन्स में भाग लेना चाहिए, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। आपका खुद की इंप्रूवमेंट होती है, आपकी CV रिज्यूमे की इंप्रूवमेंट होती है, आपकी जॉब लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ भी मतलब यहाँ पे घाटा नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये MCA, ठीक है। अगर आप BCA कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि आपको MCA करना है तो करना है।
अगर मैं कहूँ डीएस एल्गो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई है तो यही है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, ठीक है। अब आप एमसीए क्यों करना चाहिए? एमसीए करने के बाद में जितनी भी कंपनीज है, आप किसी भी कंपनीज का नाम लो, उन सबके पोर्टल आपके लिए खुल जाते हैं। आप बीटेक स्टूडेंट से ज़्यादा आपकी मान्यता होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास है मास्टर डिग्री। एम मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। बीसीएम क्या था कि एक थोड़ा सा नीचे लेवल का हो जाता है, बैचलर लेवल है, पर यहाँ पे आप मास्टर लेवल पे पहुँच जाओगे तो आपके अंदर का स्किल्स है तो आप कोई भी कंपनी के डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हो, कहीं पर भी आपको रोका नहीं जाएगा, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो अगर आप कर सकते हो, थोड़े से भी पैसे आप कर सकते हो इकट्ठा, तो एक बार एमसीए करना। अब एमसीए करने के लिए क्या होता है, आपको बीसीए के दौरान एक एग्जाम होता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तैयारी करनी होगी, निमसेट, ठीक है। निमसेट एग्जाम आपको क्रैक करना है, जिससे आपको क्या होगा, टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वो आपको मिलेंगे, जैसे कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आपका बीएचयू, बिट्स मिश्रा और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर आप एमसीए कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से करने के बाद डायरेक्ट कंपनीज आएंगी। आपका सारी स्किल्स पहले से रेडी थी जो मैंने बताई, उनको आपको बीसीए के दौरान करीबन 3 साल मिलते हैं और 3 साल के अंदर अंदर प्रैक्टिस कर लेना है। मैं छोटी सी बात यहाँ पे बताऊँगा कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो जनरली अगर मैं कहूँ तो लोग 3 से 4 महीने में सीख जाते हैं, पर अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप 6 महीने ले लोगे, ठीक है, 6 मंथ ले लो, ठीक है। मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, आप और लेना है तो 1 ईयर ले लो, ठीक है। पर उस 1 ईयर में अपने आप को इतना प्रोफेशनल कर लेना कि फिर कोई ये ना कह सके आपको आता नहीं है या फिर कहीं फंसना नहीं, ठीक है। और मान लो डीएस एल्गो में और आप 6 मंथ ले लोगे तो 1.5 साल 2 साल में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बीसीए के दौरान आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, उसके बाद एमसीए क्रैक करो, एमसीए की डिग्री मिलेगी, देन आपको कोई भी जॉब पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आपके पास कंपनीज आ जाएंगी। ओके, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। आपको निमसेट के एग्जाम की तैयारी करनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। अब मैं बात करूँ कि जनाब आपके पास पैसे नहीं है एमसीए करने के लिए, पर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं पर मेरे पास एमसीए करने के पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपको ऐसे में करनी है फ्रीलांसिंग। अब बहुत से लोग फ्रीलांसिंग जानते होंगे जनाब, पर कुछ लोग अगर फ्रीलांसिंग नहीं जानते तो मैं बता दूँ, फ्रीलांसिंग एक ऐसी सर्विस होती है जहाँ पर बिना कोई डिग्री के आप अपनी स्किल की बेस पे किसी भी बंदे का या फिर किसी भी कंपनी का काम आप घर बैठे करके दे सकते हो, उसके बदले वो आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट में पैसा देता है। अब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मैंने पूरा एक कोर्स बना रखा है कि फ्रीलांसिंग अपने आप में एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है, उस पर पूरा कोर्स बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके कोर्स को देखो, कंप्लीट कोर्स देखोगे तो क्या होगा। अब आपके पास जैसे कि मैंने कहा स्किल्स हैं, तो आपको वहाँ पर काम मिलेगा, वर्क, ठीक है, काम मिलेगा। और जब आप उस अपनी स्किल्स की मदद से उस काम को करके दोगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा अमाउंट वहाँ पे मिलेगा। इतना अमाउंट मिलेगा कि आप आराम से अपने यहाँ पे अपने एमसीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको मान के चलना, स्किल्स हैं तो कहीं से भी आप काम करके पैसे कमा सकते हो। उस अमाउंट को कलेक्ट करो और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फिर आप कंपनीज की तरफ ध्यान भी ना दो, इतना आपको अच्छा अमाउंट मिल सकता है। पर अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में ही करना, उसका टैग चाहिए आपको, तो आपको ये अमाउंट कलेक्ट करनी है। देन आपको निमसेट का एग्जाम क्रिएट करना है, एमसीए करना है। एमसीए के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपके पास अंदर स्किल्स, आपको जॉब पोर्टल्स खुली जाएंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट कंपनीज फॉर बीसीए फ्रेशर्स, ठीक है। अब ये बेस्ट कंपनीज के भी मैंने कुछ नाम दे दिए हैं यहाँ पर कि जो बीसीए फ्रेशर्स जो अभी बीसीए करके निकले उनको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो ये जो मैंने कंपनीज दी है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, ये है सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस जैसे कि आपके अमेजॉन हो गई, ठीक है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये प्रोडक्ट बेस है, यहाँ किसी प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट होता है। पर सर्विस में क्या होता है कि मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, कोई आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये कंपनी उतना आपको ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट आता हो या फिर बहुत ज़्यादा आपका हायर डिमांड नहीं रखनी है, पर हाँ आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको कंपनी से एक बार चेकआउट करनी है, इनमें एक बार अप्लाई करना है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। कहोगे भाई नहीं यार आपने तो कहा था मुझे फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल में जॉब चाहिए, तो ऐसे के लिए क्या करना है कि पहले आप मान लो जो टीसीएस या विप्रो में जाते हो,
यहाँ पर काम करते हो, पैसे इकट्ठा करते हो, एमसीए का एग्जाम क्रैक करते हो, वहाँ पर जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट कुछ दिन बाद अप्लाई करते हो, वहाँ पर चांस लग जाएगा इस तरीके से। पर पहले आपको जो मिल रहा है उसको पकड़ो, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये भी आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट, काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा पैकेज नहीं देंगी, आपके हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज होगा। उसके बाद आप धीरे से उन कंपनीज में भी अप्लाई करके डायरेक्ट जा सकते हो। और मैं कहूँगा एक बार एमसीए प्लीज़ करना, कोशिश करना, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए। अब इन कंपनीज में आपको क्या जॉब रोल्स मिलेंगी, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूँ। जॉब रोल्स आपको डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, सिस्टम डिजाइन इंजीनियर और सपोर्ट इंजीनियर। सपोर्ट इंजीनियर क्या है, जो बड़े इंजीनियर सीनियर इंजीनियर के साथ होते हैं, उनके काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉब्स हैं ये आपको मिल जाएंगी डायरेक्ट बीसीए करने के बाद, अगर इन कंपनीज में आप अप्लाई करते हो तो, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इन चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप अपने आप में इनहेंस होने वाले हो, ठीक है। सबसे पहला कि कुछ भी आप सीख रहे हो, तो मान लीजिए बीसीए कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो, तो आपको कोडिंग एवरीडे करनी है। आपको मंथली या फिर ऐसा वीकली नहीं करना है, आपको पर डे करना है। पर डे करने से क्या होता है, कंसिस्टेंसली आती है, ठीक है। और क्या होता है कि आप अपने आप में एक परसिस्टेंस आता है आपके अंदर, टिकाऊ जिसको कहते हैं, ठीक है, अटलता जिसको कहते हैं। तो आप एवरीडे कोडिंग करोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगी, धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, फिर मीडियम पे जाना है, देन हार्ड पे जाना है। डायरेक्ट हार्ड पे जाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको प्रोजेक्ट जितने हो सके उतने बनाने हैं। ओपन सोर्स कोडिंग करो, अपना कंट्रीब्यूशन दो ओपन सोर्स, ठीक है, कोड में। तो इससे आपका क्या होगा कि आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट जहां देखो वहां पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपका कुछ जाता नहीं है, आपके अंदर स्किल्स है तो आप वहां पर जीत भी सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आपको वहां पर प्राइजेस भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे प्राइजेस भी निकलते हैं। और अगर आप टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के अंदर आते हो तो जॉब के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है एज अ स्टूडेंट, जब आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तब। जनाब ये कंप्लीट वीडियो थी जहाँ पर मैंने पूरे आपको करीबन 12 पॉइंट्स बताए हैं, और 12 पॉइंट्स आपको पूरे फॉलो करने, अपनी लाइफ में लाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। और ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट रह गया हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जनाब मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा और मैं आपके साथ हूं, आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। और आपको बस अपने एक रोड मैप जो आपको मैंने बताया उस पर आपको चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, बिना डिमोटिवेट हुए। जनाब आप कब तक गिरोगे, कभी ना कभी तो उठोगे, तो आपको गिव अप नहीं करना है, बस इतना समझो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हो, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन जनाब मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग कोर्सेज आप चाहते हो लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C++, जावा, इस टाइप के कोर्सेज, ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।